चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, अगर सोच करके आप आंसर करोगे तो आपसे एकदम करेक्ट होगा। कह रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहा है, कोयला और पेट्रोलियम से रिलेट कर रहा है, कोयला और पेट्रोलियम से बात कर रहा है। देखिए कोयला और पेट्रोलियम की बात हो रही है, तो कोयला और पेट्रोलियम का दहन के बारे में। जब कोयला जलता है तो जानते हैं कि कोयला में सल्फर पाया जाता है। जब कोयला का दहन होता है, कंबशन, जितने भी पावर प्लांट होंगे जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे कोयला का कंबशन होता है। तो कोयला को जला करके हीट जनरेट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों तक पहुंचती है। तो हम कहेंगे कोयला में सल्फर की मात्रा होती है। इसका मतलब सल्फर जो भी जिसमें ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। अब यहां पे देखिए सल्फर के साथ कैल्शियम दे रखा है, लेकिन मैं पेट्रोलियम के बारे में मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों। पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं चाहे कोयले के बारे में बात करूं तो इन दोनों में नाइट्रोजन का भी कंटेंट होता है। ध्यान में रखना, इन दोनों में नाइट्रोजन का भी कंटेंट होगा। तो हम कहेंगे कोयला और पेट्रोलियम की बात हो रही है तो इन दोनों में जो सल्फर का कंटेंट होता है और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। और जब कंबशन कोयला और पेट्रोलियम का दहन होता है तो उनके जो ऑक्साइड्स निकल करके आते हैं, तो सल्फर के कारण सल्फर डाइऑक्साइड्स निकल करके आएंगे और नाइट्रोजन के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल करके आते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो हम कहेंगे इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा नाइट्रोजन के साथ सल्फर का कॉम्बिनेशन हमारा सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है 15 नंबर की मानवों में नर युग्मक के बारे में बात कर रहा है ना। नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, ये पूछा गया है। गुणसूत्र का वाहक पूछा गया, वाहक। तो कहेंगे नर युग्मक जो निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो नर युग्मक के पास दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, दोनों का वह वाहक कहलाएगा। या तो एक्स का वाहक होगा या तो वाई का वाहक होगा, दोनों का वाहक वो कहला सकता है। हम आंसर करेंगे डी ऑप्शन राइट होंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। नर युग्मक वाहक अगर पूछा गया है तो कहेंगे या तो एक्स का करेगा या तो वाई का करेगा, यानी कि दोनों में से किसी भी कैरेक्टर का वहां पे हम कहेंगे कि वह क्या होगा, तो वाहक होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन एकदम लॉजिकल पूछा गया था, थोड़ा सा लाइन को समझना था और आपको आंसर करके यहां से देना था। अगर पूछता कि नर युग्मक में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं तो कहेंगे एक्स और वाई दोनों होगा। तो जब एक्स और वाई दोनों होगा तो दोनों का ना वाहक होगा, इसीलिए या तो एक्स का होगा या तो वाई का होगा। तो याद रखना मेरे तो डी ऑप्शन आपके राइट होंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 1 विलियन में पानी की मात्रा आपको दे रखी है इतनी, और कहता है कि सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता आपसे पूछी गई है। विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए, यानी कहने वाला जो सॉल्यूशंस होगा उसकी सांद्रता में द्रव्यमान प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए फटाफट आप लोगों का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। एक बार आंसर करके बताइए। हाँ, फीमेल के लिए XX होता है फीमेल के अंदर, तो वो XX का वाहक कहलाती है। चलिए यहां पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को ग्रुप डी से बहुत प्यार होता है मेरे दोस्त, आपको भी आंसर यहाँ पे सटीक तैयार करके रखना है। तो इसके लिए आपको जब कभी भी द्रव्यमान का परसेंटेज अगर आप पूछता है, जब कभी भी द्रव्यमान का परसेंटेज पूछेगा तो आप कहना कि विलय जो हम लोग लेंगे तो वो हमारा विलय होगा जो हमारा सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है जब जिसमें हम घोलते हैं। तो विलय भी हम लोग किस में लेंगे तो कहेंगे ग्राम में लेंगे, और हम लोग जिसमें मिलाएंगे जिसको हम लोग विलियन कहेंगे यानी कि सॉल्यूशंस कहेंगे, उसको भी हम नीचे में रखेंगे। तो यहां पे विलय का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, ये हमारा सॉल्यूशंस होगा। और विलय अगर हमें द्रव्यमान परसेंटेज पूछा गया है तो विलय की मात्रा कम वाला होगा। विलय की मात्रा कम वाला कौन सा बात कहेंगे 43 होगा, तो ये 43 होगा नीचे ऊपर में। और यहां पे विलियन दे रखा है ना, तो विलियन कहने का मतलब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 320 और 43 को जोड़ दीजिए, कहेंगे 340 30 60 363 हो जाएगा। 363 ये विलियन हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, और इसमें परसेंटेज में निकालना 100 से आप गुना कर दो। 4300 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा आप देख लेना मेरे दोस्त। इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू मैं एग्जैक्ट यहां पे आंसर्स आपको डायरेक्ट में बता देता हूं, बाद बाकी कैलकुलेशंस का यहां पे पार्ट है। आप कहेंगे बी आंसर्स आपके राइट होंगे। तो यहां पे ग्राम में नहीं होना चाहिए, यहां परसेंटेज में होना चाहिए था। देखिए यहां पे लोग गलती कहां पे करेंगे, जल्दी जल्दी में लोग बी टिक आउट कर देंगे, लेकिन यहां ग्राम दे रखा है और आपसे परसेंटेज में तो आंसर पूछा गया है, इसीलिए कहेंगे ग्राम में दे रखा है तो नहीं होगा। हमारे ऑप्शंस ये सी ऑप्शंस यहां पे करेक्ट होंगे। तो बी जो लोग भी कर किए होंगे उनका एकदम गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी यूनिट भी फंसा लेता है, इसलिए छोटे छोटे
जो गलतियां होती है ना उसको एकदम ध्यान में एकदम रखना है, और आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होना चाहिए वो पूरा ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब चीजें, छोटे छोटे चीजें आपको निकल करके आएगी। नहीं तो जल्दी जल्दी में आप प्रेशर में ये भी मार करके निकल जाएंगे। आंसर होना चाहिए था आपका सी, चूंकि आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया था इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे मोनी जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देवव्रत सरकार जी बताइए इस क्वेश्चन का। जी नहीं, एस परसेंटेज एस होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है मेरे दोस्त, आप लोग एकदम चरम पे लग रहे हैं। और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? आप ही का सिलेक्शन होगा, ये बात हमें पता है। बट और आप बशर्ते कि लगे हुए रहिए, मेहनत करिए, श्योर आपकी सफलता आपके पास आएगी। चलिए कहता है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ध्यान में रखना कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी का ही दूसरा नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आरबीसी का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, तो कहेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। याद रखना, इसके अंदर जो होगा केंद्रक नहीं होता है, तो कहेंगे आरबीसी के अंदर केंद्रक अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स के अंदर केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि इसी को हम लोग ऐसा बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अगर बात करेगा यहां पे मेरे दोस्त, अगर नर्व सेल के बारे में बात करेगा या श्वेत कोशिका के बारे में बात करेगा, श्वेत कोशिका हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, तो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। अगर आपसे तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करता है तो कहेंगे तंत्रिका कोशिका, कहने का मतलब आपसे नर्व सेल के बारे में यहां पे चर्चा कर रहा है, यहां पे आपसे नर्व सेल के बारे में चर्चा कर रहा है। और ये सेल अगर हो गया तो कहेंगे इसके अंदर केंद्रक तो होगा ही होगा, इसका मतलब है मेरे दोस्त इसके अंदर केंद्रक होगा। और नर्व सेल के इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। और न्यूरॉन की लंबाई कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसमें भी केंद्रक होगा, इसमें भी केंद्रक होगा। अब आपका बच जाता है किसमें केंद्रक नहीं होगा? तो कहेंगे हमारा आरबीसी में नहीं होता, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है। कहेंगे ए आंसर्स यहां पे राइट होंगे। उसके बाद अगर बात करता है यहां पे स्नायु तंतु के बारे में बात कर रहा है मेरे दोस्त। स्नायु तंतु हम लोग किसको बोलेंगे? तो ये हमारा टिश्यू कहलाता है। स्नायु तंतु यहां पे क्या तो कहेंगे ये तो टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू है, ध्यान में रखना, ये टिश्यू होगा, ये टिश्यू होगा। तो आप जानते हैं टिश्यू के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर भी केंद्रक होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें भी केंद्रक होगा, लेकिन जिसमें नहीं होगा वो पूछा गया था, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट थे। अब क्या है, निम्न यौगिक में से सबसे अधिक अणु किसमें है? गिनती कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ये सब के सब यौगिक दे रखा है, ए बी सी डी चारों यौगिक दे रखा है, सबसे आपको अधिक अणु के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहां पे 1 2 4 हो गया, इसमें कितने हैं टोटल? तो कहेंगे 4 है। यहां कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 2 है, तो कहेंगे ये टोटल मिलकर के कितना हो गया? तो 3 हो गया। यहां H2SO4 में अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 2 1 3 3 4 7, ये टोटल 7 हो गया इसमें। और यहां पे देखिएगा कैल्शियम 1 है, और ऑक्सीजन और यहां पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के कितना हो गया? तो यहां पे 2 दूनी 4 और 1 ये 5 हो गया। तो कहेंगे टोटल ज्यादा से ज्यादा किसमें आपको दिख रखा है? तो कहेंगे 7 वाला हमारा सही आंसर होगा, यानी H2SO4, यानी कि बी आंसर हमारे करेक्ट होंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट करके अगला क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए मेरे दोस्त, एक बार आंसर करिए फटाफट। 19 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, कह के प्रजनन के दौरान की बात हो रही है। देखिए प्रजनन के दौरान की बात हो रही है और उसका जो मूल कार्य होगा वह क्या करता है? कहता है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। बताइए इस क्वेश्चन का 19 का आंसर कितने लोग? एक बार 19 का आंसर मैं देखना चाहता हूं। 19 का बी आंसर आना शुरू हो गया है। क्या बात है मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि प्रजनन के दौरान जो होगा डीएनए का ही क्या होता है? तो कहेंगे डीएनए ही, डीएनए इन द सेंस आप समझ सकते हैं यहां पे कि डीएनए को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं और कैरेक्टर का ही ट्रांसफर होता है। तो सीधे तौर पर कहेंगे प्रजनन के दौरान जो मूल कार्य होता है वो डीएनए का ट्रांसफर होता है। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप कहेंगे कि किसी के कैरेक्टर को जाता है, कोई कैरेक्टर लेकर के जाता है या फिर कोई अनुवांशिक चीज को लेकर के जाता है, तो हम कहेंगे डीएनए ही हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, जिसमें 17वां समूह के बारे में और पहला तत्व 17वां समूह का पूछा गया। तो 17वां समूह जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते
बोलते हैं तो इसको मेरे दोस्त यहाँ पे आप हेलोजन ग्रुप को फैमिली में या फिर इसको हेलोजन फैमिली के अंतर्गत जानते हैं। ये कैसा फैमिली कहेंगे, ये हेलोजन फैमिली के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो हेलोजन फैमिली में हमारे कौन कौन से आएंगे तो कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारा हमारा आ जाएगा। ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटाइन हमारा आ जाएगा। तो इसमें भी पूछा गया है कि जो हमारा ये हेलोजन फैमिली होगा, जो 17वां ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा, उनका पहला तत्व पूछा गया है, तो पहला तत्व तो फ्लोरीन होगा, यानी आंसर आपके बी ऑप्शन करेक्ट होंगे यहां से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 वोल्ट के विभवांतर, यानी कि आपको डीवी का मान दे रखा है, विभवांतर कहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, तो 17 वोल्ट आपको दे रखा है, इतना वोल्ट आपको दे रखा है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। इसका मतलब एक बिंदु से दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो आपको डीवी आप जानते होता है, और इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में अगर डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है चार्ज का यहां पे ट्रांसफर होगा, और चार्ज का अगर ट्रांसफर होगा तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य हो जाएगा वह कार्य कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त जब कभी भी ऐसे रिलेशंस पूछे जाते हैं तो कार्य बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कार्य बराबर Q इंटू डीवी होगा, जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बताइए कार्य कितना होगा, तो कहेंगे चार्ज कितना लेकर के जा रहा, तो चार्ज जो था वह 5 कूलम का चार्ज को कैरी कर रहा, तो ये 5 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का, तो कहेंगे 17 वोल्ट का था। टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा, कहेंगे 85 हो जाएगा। क्योंकि कार्य जो एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ऊर्जा का यूनिट कहेंगे कि जूल होता है, याद रखना इस बात को मेरे दोस्त। कहेंगे कोई भी ऊर्जा हो, कैसा भी ऊर्जा हो, उसका यूनिट हमेशा जूल ही होगा, यानी आंसर जो होंगे आपके सी ऑप्शन से राइट होंगे। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक का ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी आपको दे रखा था, और चार्ज को क्यू को ए से बी में जाना था, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। तो कार्य के लिए ये सिंपली आपके पास फॉर्मूला निकल करके आता है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था। प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब है मेरे दोस्त यहां पे एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात हो रही है। यहां पे आपसे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात हो रही है। अल्टरनेटिंग यानी कि एसी के बारे में बात हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी के बारे में आपसे बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सबसे पहले ने किसने बताया, तो कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट के पे बेस इसी पर आधारित, इस बात को आप ध्यान में रखना, इसी पर आधारित मोटर का आविष्कार किया था। सबसे पहले अब मोटर का आविष्कार किया था, वो कौन किया था, कहेंगे मोटर का जो आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने किया था, यानी कि ये आंसर आपके यहां पे करेक्ट होंगे। न्यूटन साहब ने आपको पता होगा ग्रेविटेशन में भी अपना योगदान दिया था, लॉज ऑफ मोशंस में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे थॉमस एडिसन जो होगा, थॉमस एडिसन जो है यही होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्होंने इन्वेंशन किया था। इन्होंने क्या किया था, कहेंगे इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्त, यह किसका सिद्धांत दिया था, कहेंगे यह सापेक्षता का इन्होंने सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू आपसे पूछा गया है। लोग जल्दी में गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको यूनिट का पहचान नहीं पता होगा। मेनली सारा वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट अलग अलग दे रखा है। आप कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में ही पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन में हमें G F = G m1 m2 अपन में कितना होता है, कहेंगे r² होता है। यहां पे जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं, जिसका भी यूनिट निकालना होगा उसको सबसे पहले आप बाहर कर लो, G को आप बाहर कर लो, आपके पास जो रिलेशन होगा वह कैसा रिलेशन होगा मेरा दोस्तों, आपको हो गए यहां पे ये रिलेशन होगा FR² डिवाइडेड में आपको m1 और m2 निकल करके आएगा। और जब बल को देखोगे तो आपको न्यूटन का फीलिंग आता है, जब दूरी को देखोगे तो आपको मीटर का फीलिंग आता है। दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में मास दे रखा है, ये m1 m2 मास है, तो मास को केजी में केजी गुना केजी क्या होगा, तो कहेंगे केजी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब G का जो भी यूनिट होगा वो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। सारा सब कुछ वैल्यू सेम है, बशर्ते कि आपको यही चीज अलग करना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एक डी ऑप्शन में आपको करेक्ट दिख रहा है, इसीलिए हमारे डी आंसर राइट होंगे। बाद में कि एक भी यूनिट हमारा यहां पे सही नहीं है, तो हम कहेंगे डी आंसर हमारे यहां पे राइट होंगे। इसके बारे में किसने बताया था, याद रखना मेरे दोस्त, इसके बारे में हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसके बारे में किसने बताया था, कहेंगे इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू दिया था, ये जो वैल्यू इन्होंने दिया था, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर जो दिया था वो हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये सेटअप किया था। इस बात को आप जानते हैं और इस बात को जानना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहता है 24 नंबर, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक से जाओगे तो क्वेश्चन के आंसर एकदम श्योर आएगा। फटाफट एक बार आंसर करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त आपसे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आंसर करेंगे और सोच समझ करके आप आंसर करेंगे। जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर आप ले जाते हो तो उस वस्तु के लिए उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या कहलाएगी मेरे दोस्त, ध्यान में रखना। तो यहां पे वस्तु जब किसी ऊंचाई पर जाएगी तो उसमें घूर्णन के कारण थोड़ी स्थिति ऊर्जा डेवलप होगा, घूर्णन के कारण स्थिति ऊर्जा थोड़ी डेवलप होता है। कहेंगे घूर्णन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप करता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी ए ऑप्शन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का यहां पे कोई टर्म नहीं होता, तो कहेंगे ये भी ऑप्शन हमारे यहां पे नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान में। अब देखिए ऊर्ध्वाधर स्थिति ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब आप ऊपर और की ओर फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा से स्थिति ऊर्जा को कोई लेना देना नहीं है। स्थिति ऊर्जा को किससे लेना देना होता है, उसके पोजीशन से लेना देना होता है, उनको दिशा से कोई मतलब नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना होगा मेरे दोस्त। तो चलो अब बात करते हैं, बचा कौन सा, कहेंगे ये एक ही बच रहा है जो कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब आप किसी वस्तु को जब ऊपर उठा करके रखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, तो कहेंगे mg into h के फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हैं। जहां पे आपको गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये ऊर्जा डेवलप होता है, इसलिए हम कहेंगे वो हमारा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कहेंगे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होगा वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निकल करके आता है जो कि m गुना g होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर करोगे आप क्या करोगे, आंसर जो करोगे सी ऑप्शन आप राइट करोगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कह रहा कि औसत शक्ति का जो औसत वैल्यू होगा किसके बराबर होगा। एक बात तो आप जानते हो मेरे दोस्त, जब कभी भी आपको पावर की बात आती है तो पावर बराबर वर्क अपॉन में टाइम होगा, यानी कि आप कहोगे कार्य अपॉन में समय होगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला में अगर आप इसका एवरेज भी निकालोगे तो यहां समय ही होगा, लेकिन कुल समय जब कभी भी किसी का हम औसत निकालते हैं, जब कभी भी किसी का हम औसत कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कुल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टोटल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब टोटल टाइम नीचे में होगा, टोटल कार्य ऊपर में होगा। इसका मतलब है कि नीचे में जहां जहां पे समय होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। यहां देखिए कुल ऊर्जा दे रखा है, ये हो नहीं सकता है। यहां पे ऊपर में नीचे में ऊर्जा दे रखा है, ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता है। अब देखिए यहां पे भी आप कहेंगे नीचे में दूरी दे रखा है, हो नहीं सकता, समय होना चाहिए था। कहेंगे कुल प्रयुक्त ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल समय होगा। जब कभी भी आपसे पावर एवरेज अगर पूछा जाएगा, जब कभी भी आपसे एवरेज पूछा जाएगा तो जो कार्य होगा वह कुल कार्य के बारे में बात करेगा, और कुल कार्य ही नहीं कहेंगे कुल समय के बारे में भी बात करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। एवरेज हमेशा, औसत हमेशा टोटल में कैलकुलेटेड होता है, और ये वैल्यू हमेशा आप ध्यान में रखना कि एवरेज के लिए हमेशा टोटल, एवरेज के लिए हमेशा समय नीचे आएगा और कार्य ऊपर में होता है। तो कहेंगे हमारे आंसर बी ही यहां पे सुटेबल था, बी आंसर हमारे करेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं होता है आप जानते होंगे। मैं बस एक बात तो आप जानते होंगे, जितने भी पौधे होते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं तो पुष्प, एक तो आपका फूल वाला पौधा होता है, एक बिना फूल वाला पौधा होता है। तो एक अगर बिना फूल वाला पौधा होगा तो वह कौन कौन सा पौधा होगा, कि ये बिना फूल वाला पौधा, बिना फूल वाला जो पौधा होगा, बिना फूल वाला पौधा, बिना फूल वाला जो पौधा होगा वह कौन सा होगा, और फूल वाला जो पौधा होगा वह कौन सा होगा। फूल वाला पौधा, बिना फूल वाला पौधा को ध्यान में रखना है मेरा दोस्त, यहां से समझना इस बात को। तो बिना फूल वाला पौधा जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, हमें लगता है कि आपके आंसर से एकदम श्योर आगे होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त अब जो है जीनियस बन चुके हैं। बिना फूल वाला पौधा जो होगा वो कौन कौन सा होगा, और फूल वाला पौधा कौन कौन सा होगा। कहेंगे बिना फूल वाला पौधा जो होगा वो हमारा थैलोफाइटा होगा, इस बात को आप जानते हैं। कौन सा पौधा होगा, कहेंगे या थैलोफाइटा होगा। दूसरा कौन सा होगा, कहेंगे या ब्रायोफाइटा होगा, या दूसरा जो होगा वह ब्रायोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो होगा वो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि वह कौन सा होगा, टेरिडोफाइटा होगा। इस बात को भी आप जानते हो कि एकदम इसी तरह से आपको रिवीजन करना और फास्ट रिवीजन में रहना है। और अगर फूल वाला पौधा जिसमें फूल होगा, बीज होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आवृत बीजी का नाम देते हैं। याद रखना, उसको हम लोग आवृत बीजी का नाम देते हैं। और दूसरा जो होगा उसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। दूसरा जो होगा उसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। दूसरा जो होगा उसको हम लोग अनावृत बीजी का नाम देते हैं। बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेरिडोफाइटा किसमें आएगा, तो कहेंगे बिना फूल वाला पौधा में आ रहा है। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगा, तो कहेंगे उसमें फूल नहीं होगा, यानी कि पुष्प नहीं होगा। बी आंसर आप यहां पे राइट करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान में रखना कि टेरिडोफाइटा जो पौधा होता है इसमें
जाइलम और फ्लेम होता है, लेकिन अगर थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पूछेगा कि ना इसमें जाइलम और फ्लेम दोनों नहीं होता है, इसमें जाइलम और फ्लेम होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछता है तो आपके आंसर्स निकल करके आने चाहिए। अब ये तो डेटा है, डेटा को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। समुद्री जल में ध्वनि का गति कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना समुद्री जल में तो गति का गति होता है, जो आपका ध्वनि की गति होती है वो 1531 होता है। 1530 1531 के बीच में ही हमेशा वैरी करता है, याद रखना मेरे दोस्त। आप आंसर करेंगे यहां पे सी ऑप्शन राइट करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ध्वनि जो होगी हमेशा माध्यम टू माध्यम बदलते जाता है, जाता रहता है। आप कहेंगे जैसा माध्यम होगा वैसा ध्वनि की गति होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से इनमें से कौन सा मनुष्यों के पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। ये तो बहुत सिंपल है, आप देख करके ही आप आंसर सही करोगे। पुरुष प्रजनन का अंग का हिस्सा अंडाशय जो होता है ये तो फीमेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है। गर्भाशय नाल कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप अगर इसको सीधे भाषा में कहोगे तो नाभि कहोगे, और अगर इंग्लिश में इसको बोलते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कहेंगे प्लेसेंटा बोलते हैं। और इसी नाभिक से जो होता है, मां के गर्भ से बच्चे को क्या मिलता है, कहेंगे उसको बच्चे को पोषण मिलता है, पोषण मिलता है। इस बात को आप जानते होंगे। तो ये हमारा किसका पार्ट है, तो कहेंगे गर्भाशय जो होता है ये हमारा गर्भाशय नाल है, यानी कि ये भी हमारा फीमेल का ही पार्ट होगा। तो हमसे मेल पूछा गया, गर्भाशय जो होगा इसको हम लोग यूटेरस कहते हैं, जहां पे बच्चा ग्रो करता है, एम्ब्रियो वगैरह डेवलप करता है, तो कहेंगे ये भी हमारा फीमेल का ही पार्ट होता है। तो ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, बच्चा कौन सा, तो कहेंगे वही हमारे आंसर होंगे, चूंकि आपको छांटना था। तो आप कहेंगे शुक्रवाहिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं, इसी को हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं, वैस डिफरेंस बोलते हैं। और वैस डिफरेंस का मेनली काम क्या होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। वैस डिफरेंस क्या करता है, तो ये स्पर्म को कहां लेकर के जाता है, याद रखना मेरे, तो यह स्पर्म को सेमिनल वेसिकल में लेकर के जाता है। ये कहां पे, तो कहेंगे सेमिनल, सेमिनल वेसिकल में, या सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में ले जाता है। और सेमिनल वेसिकल में क्या हो, जिसको आप लोग यहां पे क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, आप इसी को शुक्राशय बोलते हैं, इसी को आप शुक्राशय बोलते हैं, इसी को आप शुक्राशय बोलते हैं। और सेमिनल वेसिकल में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यहां पे स्पर्म जो होगा, यह स्पर्म जो होगा वह मैच्योर होता है। इसी में स्पर्म क्या होता है, कहेंगे यहां पे स्पर्म पहुंचने के बाद स्पर्म जो होगा यहां पे मैच्योर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, स्पर्म जो होगा यहीं पे मैच्योर होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को। चलिए वैस डिफरेंस होगा, ये पतली सी नस होती है, सिंपल सी भाषा में आप कहेंगे तो यह पतली सी नसें होती है, यह पतली सी नसें होती है, जिसका नाम होता है वैस डिफरेंस, जो कि स्पर्म को कैरी करता है। कहां ले जाता है, कहेंगे सेमिनल वेसिकल में ले जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मेल का पार्ट है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पुरुष का जनन, पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा, तो कहेंगे ये स्पर्म वाला होगा, यानी कि सी आंसर आप यहां पे राइट करोगे। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर करके बता दो मेरे दोस्त, क्या आंसर करोगे इस क्वेश्चन का, फटाफट फटाफट आंसर करो। और 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है, लार के बारे में पूछा गया। लार में कौन सा एंजाइम होता है, आप जानते हैं मेरे दोस्त कि हमारे बॉडी में अगर स्टार्च का अगर कोई भी तोड़ता है, स्टार्च को अगर पाचन करता है, स्टार्च को अगर तोड़ता है, स्टार्च का अगर पाचन करता है, और स्टार्च किसमें परिवर्तित होता है, अगर स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित होता है तो इसके पीछे अल्फा एमाइलेज बोलेंगे। यहां पे कौन सा एमाइलेज बोलेंगे, तो कहेंगे अल्फा एमाइलेज का नाम लेंगे, अल्फा एमाइलेज। और अल्फा एमाइलेज का जो दूसरा नाम, या फिर हम कह सकते हैं यहां पे टाइलिन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे टाइलिन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग टाइलिन है। यहां पे पी छुप जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना मेरे दोस्त। कहेंगे जो भी हमारा पॉलीसेकेराइड स्टार्च वगैरह होगा, उनको जब पाचन होता है तो हम कहेंगे मुख गुहा से स्टार्ट होता है, और स्टार्च का पाचन करवाने के लिए अल्फा एमाइलेज यहां पे जरूरी होगा। तो यहां पे अगर लार में अगर पूछा गया है तो कहेंगे लार में जो एंजाइम्स होंगे वह कौन सा होगा, तो अल्फा एमाइलेज होगा, या नहीं तो आप कहेंगे वह टाइलिन होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पे अल्फा कर लेना, यहां एमाइलेज नहीं होगा, अल्फा एमाइलेज होगा, तब कहेंगे सी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट होंगे। और लाइपेज जो होता है आप जानते हैं ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज होगा यह वसा का पाचन करता है, यह वसा का पाचन करता है, इस बात को आप जानते हैं मेरे दोस्त। ये लाइपेज होगा, ये भी एंजाइम है और यह वसा का पाचन करता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलोनियम का समस्थानिक की संख्या पूछा गया। वैसे समस्थानिक की जो संख्या पोलोनियम की होती है वह 33 होता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको गिवन नहीं है तो आप ध्यान में रखना मेरे दोस्त, इसकी 33 होती है। और आपके आंसर वैसे आपको दे रखा है 27, लेकिन 33 इसका पोलोनियम की समस्थानिक की संख्या होती है वो 33 होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 33 ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कहता है, कैलिफोर्नियम डैश समूह का है, तो आप यहां से कैसे छांट करके आंसर करोगे? अगर कैलिफोर्नियम नहीं भी पता है मेरे दोस्त, तो आप यहां से कैसे छांट करके आंसर करोगे? अगर हेलोजन के बारे में बात करता है तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन के बाद हमारा यहां पे क्या होगा? तो कहेंगे ब्रोमीन, आयोडीन होगा और स्टेंटाइन होगा। ये हमारा किसका पार्ट है? तो हम कहेंगे ये हेलोजन फैमिली का है। अक्रिय गैस के बारे में बात करेगा तो हम कहेंगे हीनी अर्कर जेरन, आपको लेकर के चलना, हीनी अर्कर जेरन, हीनी अर्कर जेरन, ये सब हमारे क्या है? तो कहेंगे अक्रिय गैस कहलाते हैं। अब देखिए इन दोनों में तो नहीं दिख रहा है क्या? तो कहेंगे कैलिफोर्नियम दे रहा है। कैलिफोर्नियम को हम लोग कैपिटल सी स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो इन दोनों में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं होने वाला है। अब हेलाइट्स जो का ये हेलोजन का ही पार्ट्स होता है, हेलाइट्स जो ये हेलोजन का ही पार्ट्स होता है, तो इसमें भी नहीं होगा, कहेंगे वो हमारा एक्टिनाइट्स का होगा। और आप जानते हैं मेरे दोस्त एक्टिनाइट्स जो होता है ये हमेशा 90 से लेकर के कहां तक? तो कहेंगे 103 तक होता है। और इनके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 14, और 14 में जिनकी परमाणु संख्या 98 होगी, जिनकी परमाणु संख्या 98 होती है, उन्हीं को हम लोग कैलिफोर्नियम यानी कि CF बोलते हैं, कैलिफोर्नियम बोलते हैं। यानी कि आपके आंसर जो होंगे वो सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, यहां पे ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन मेरे दोस्त दे रखा है, इस क्वेश्चन का जरूर आप स्टार कर लेना, और ये क्वेश्चन हमेशा आपको ये याद दिलाएगा कि आप कहां गलती करेंगे और कहां आप कैसे आंसर करके निकल जाओगे। क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्त, हमने आपको स्टार्टिंग से कहते आया है कि जब कभी भी मेरे दोस्त क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमेशा की तरह आपको यही सोचना है कि उसके यूनिट को देखना है, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। आप यूनिट से खेलना, आपके आंसर एकदम श्योर आएंगे। अब देखो यहां पे मैं बात करता हूं, ये क्लियरली आपको एकदम पता नहीं चलेगा कि क्या दे रखा है, लेकिन मेरे अगर यूनिट से जाओगे ना तो आप श्योर कह पाओगे कि वह क्या दे रखा है। तो देखो किसी पिंड की चाल इतना केजी मीटर पर, चाल का कोई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है क्या? कोई गलती से भी कहेगा तो ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्रुप डी के क्वेश्चंस है मेरे दोस्त, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक होगा, नहीं तो यहां पे मेंशन नहीं किया है कि यह संवेग है कि क्या है। मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो यहां संवेग होना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए था, संवेग होना चाहिए था। अगर मान के चलो संवेग क्लियरली नहीं कहता तो आपके दिमाग में इसके यूनिट को आप पहचानते। यहां पे यूनिट में आपको दे रखा है 50 केजी मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब है कि 50 केजी यहां पे द्रव्यमान दे रखा है और यह वेलोसिटी दे रखा है। इसका मतलब है ये मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या बात कहेंगे? संवेग होता है। और कह रहा है जिसमें उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो बताइए उसका द्रव्यमान कितना होगा। इसका मतलब ये आपको दे रखा है, आपसे ये आपको दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे और यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो यहां से हम द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, एम कैलकुलेट करेंगे। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से एम को बाहर करिएगा तो पी अपॉन में कितना होगा? वी होगा। संवेग आपको 50 दे रखा है, यानी कि 50 ऊपर होगा, वी आपको 5 दे रखा है। इसका मतलब है आंसर जो कुछ भी आएंगे वह आपका केजी में होगा, यानी कहने मतलब आप द्रव्यमान कैलकुलेट किए हैं तो कहेंगे 10 केजी राइट आंसर होगा, यानी कि डी आंसर आपके यहां पे करेक्ट होंगे। मेरे दोस्त कभी कभी क्या करता है ना कि क्वेश्चंस को यूनिट से सॉल्व करने के लिए सीखिए। आप यूनिट से उसकी पहचान करिए कि वो दे क्या रखा है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बोलेगा तभी उस चीज को हम पिकअप कर पाएंगे। आप यूनिट से हमेशा खेलने का कोशिश करिए, क्या दे रखा है उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछ रखा है मेरे दोस्त। आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? तो 6 गुना 10 टू द पावर कितना होगा? कहेंगे 24 केजी होता है, यानी कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। एक और याद रखना मेरे दोस्त, ये भी कभी कभी पूछ लेता है सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। बहुत लोगों को तो पता होगा, बहुत लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप मेंशन कर लेना मेरे दोस्त। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, याद रख लेना मेरे दोस्त। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाओगे। यहां पे थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा मेरे दोस्त। यहां पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो सूर्य का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा? तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो आपका कितना होगा? कहेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है और कभी कभी पृथ्वी का द्रव्यमान तो सबको पता होगा, डी आंसर्स आप किए ही होंगे, हमें पता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं। 34 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को अवक्षेप तैयार करता है? कौन सा अभिक्रिया अवक्षेप तैयार करता है? अवक्षेप अभिक्रिया वही तैयार करेगा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान में रखना,
जिसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा वही अपक्षेप तैयार करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर होगा उन्हीं के अंदर क्या होगा, तो कहेंगे अपक्षेप तैयार करेगा। तो आंसर तो इसका दोहरा विस्थापन होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर इस बात को अगर हम जानेंगे इक्वेशंस के सहारे तो हम यहां पे और भी इस चीज को समझ पाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहां पे Na2SO4 का और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे BaSO4 को अगर हम यहां से कंसीडर करते हैं, या फिर अगर मेरे दोस्त यहां से अगर हम BaCl2 को लेते हैं, ये BaCl2 को लेते हैं, तो हम कहेंगे आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान यहां पे कर लेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और बेरियम जो होगा ये सल्फेट के साथ चला जाएगा। ये क्या बना लेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा BaSO4 का निर्माण कर लेगा और साथ ही साथ यहां पे NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। क्योंकि क्लोरीन यहां पे हमारा यहां पे सोडियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना और यहां पे आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 2NaCl निकल करके यहां पे आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना, इस बात को मेरे दोस्त आप यहां पे ध्यान में रखना, 2 into NaCl हो जाएगा। क्योंकि यहां पे BaCl2 दे रखा था, इस हिसाब से हम कहेंगे ये बैलेंस होगा। तो यहां पे जब कभी भी ये आयन का जब कभी भी आयन का आदान प्रदान होगा तो हम कहेंगे जो भी फॉर्म करके आएगा वो सब के सब हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार इसको ये डिस्प्लेस किया, एक बार इसको ये डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने का मतलब है ये इसके साथ आकर के जुट गया, ये डिस्प्लेस हो गया, इसके साथ जाकर के जुट गया, डबल डिस्प्लेसमेंट इसीलिए कहते हैं। और जब कभी भी अपक्षेप तैयार होता है तो हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे आंसर जो होंगे वो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कार किसने किया था, कहेंगे सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम में किसने किया था, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, यहां पे सन माइक्रोसिस्टम में किसने किया था, तो कहेंगे यहां पे आप ध्यान में रखना गॉसलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, ध्यान में रखना, गॉसलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था, जेम्स गॉसलिंग ने किया था। किसने किया था, तो याद रखना जेम्स गॉसलिंग ने किया था। यहां पे इसका नाम याद रख लेना, जेम्स गॉसलिंग ने किया था, जेम्स गॉसलिंग ने किया था। इस बात को आप ध्यान में रखना, जेम्स गॉसलिंग ने किया था, याद रखना मेरे दोस्त। सन माइक्रोसिस्टम में किसका, तो कहेंगे कंप्यूटर भाषा में जो जावा होता है, जावा हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा एक लैंग्वेज होता है, उनका आविष्कार किसने किया था, तो कहेंगे जेम्स गॉसलिंग ने। कहां पे, तो कहेंगे सन माइक्रोसिस्टम में उन्होंने किया था। इसीलिए डायरेक्ट नहीं दे रखा, आप इनडायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, यहां पे सी आंसर आप यहां पे पुट अप करेंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला मेरे दोस्त यहां पे दे रखा है सोडियम। तो सोडियम क्या कहेंगे, तो सोडियम हमारा धातु होता है। धातु के ऑक्साइड्स जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड्स एकदम क्षारीय होते हैं। आप आंसर करोगे यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अगर अधातु के ऑक्साइड्स अगर आपसे पूछता, कहेंगे अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कहना अधातु के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। ध्यान में रखना इस बात को, अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होंगे। लेकिन मेरे को याद रखना कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होंगे, तो कहेंगे यह क्षारीय होगा। या कैसा होगा, तो कहेंगे यह क्षारीय होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये सोडियम हमारा धातु था, धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमारे क्षारीय कहलाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहां पे एक टर्म दे रखा था उभयधर्मी का, यहां पे एक टर्म दे रखा था उभयधर्मी का। उभयधर्मी हम उसको कहेंगे जो एसिड और बेस ये दोनों के साथ रिएक्शंस करता है। एसिड और बेस दोनों के साथ यह रिएक्शंस करके एसिड और बेस का ऑक्साइड्स बना लेता है, जिसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। इसका वैल्यू आप इसको याद रखना मेरे दोस्त, कौन कौन सा, तो कहेंगे एक तो एल्यूमिना होगा Al2-3 और साथ ही साथ कहेंगे जिंक ऑक्साइड्स। ये फेमस क्वेश्चन है और यहां से पूछे जाते हैं, ये उभयधर्मी कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त दे रखा है कि हृदय के बारे में बात कर रहा है। हृदय मेम्ब्रेन, हृदय जो होगा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। आप जानते हैं हार्ट का जो परत होता है वह पेरिकार्डियम का बना होता है। तो आप सीधे आंसर करेंगे कि पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल नहीं होगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है हृदय को, आप जानते हैं। लेकिन यहां पे कुछ बात मैं आपको लिख देता हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे किडनी का अगर बाहरी झिल्ली पूछेगा, अगर किडनी की बाहरी झिल्ली अगर पूछती है, याद रखना, अगर किडनी की बाहरी झिल्ली की बात होती है, याद रखना मेरे दोस्त, अगर किडनी की बाहरी झिल्ली की अगर बात होती है तो कहना किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो कहेंगे वह हमारा किसका होगा, कहेंगे वह पेरिटोनियम का होता है। वह किसका होगा, याद रखना मेरे दोस्त, वह पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाता है। वह क्या कहलाता, कहेंगे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहने का मतलब है पेरिटोनियम झिल्ली होती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये किसके लिए, तो किडनी की बाहरी झिल्ली होती है। लेकिन अगर यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि फेफड़े की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, फेफड़े की जो बाहरी झिल्ली होती है,
फेफड़े की बाहरी जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, चूंकि क्वेश्चंस यहां से निकल करके आए हैं और एग्जाम में एकदम पूछे गए। तो आप कहेंगे फेफड़े की जो बाहरी झिल्ली होती है, याद रखना मेरे, फेफड़े की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या कहेंगे, तो फेफड़े की बाहरी झिल्ली को हम लोग प्लूरा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये, एक क्वेश्चन आपका ये, एक क्वेश्चन आपका हृदय से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तीनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन लगता होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा डिजीज होगा, क्योंकि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी नामक डिजीज होता है। ध्यान में रखना, विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, कहेंगे स्कर्वी नामक डिजीज होता है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन चला गया। और एक बात और ध्यान में रखना, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इस बात को भी मेरे दोस्त आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा करके पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। और विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा होती है वह कहां पे पाई जाती है, क्योंकि प्रचुर मात्रा जो होती है वो आंवला में देखने को मिलता है। प्रचुर मात्रा जो होगा वह कहां पे होगा, याद रखना मेरे, तो ये पूछता है क्वेश्चन, आंवला में होता है। और भी जितने भी खट्टे फल होते हैं सब के सब में आपको यहां पे आप देखेंगे विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी की अगर किसी को कमी हो जाती है तो उनको जो डिजीज होगा वह स्कर्वी नामक डिजीज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। लेकिन अगर बात करेंगे अगर मेरे दोस्त यहां पे रिकेट्स के बारे में, तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है, कहेंगे रिकेट्स होगा या किसकी कमी से होगा, तो कहना या रिकेट्स होगा या विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी की कमी अगर मान लेते हैं, अगर किसी में अगर बीमारी होती है तो हम कहेंगे अगर किसी में कमी होगी विटामिन डी की, अगर बच्चा है तो बच्चा में जो डिजीज होगा वह कैसा डिजीज होगा, कहेंगे बच्चा में कैसा डिजीज होगा, याद रखना मेरे, उसकी के अंदर रिकेट्स नामक डिजीज होता है। लेकिन अगर वह वयस्क है, अगर वह वयस्क है तो वयस्क जो डिजीज होगा तो हम कहेंगे वह ऑस्टियोमलेशिया होता है। वह कैसा डिजीज होगा, कहेंगे वह ऑस्टियोमलेशिया होता है। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को मेरे दोस्त। और आप जानना मेरे दोस्त, यहां पे एक टर्म और ध्यान में रखना कि जो हमारा रिकेट्स होता है या विटामिन डी का, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसको ज्यादा सही रहेगा, यहां मैं इसको नहीं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पे विटामिन डी का अगर मैं बायोलॉजिकल नाम आपसे कहना चाहता हूं तो मेरे दोस्त याद रखना, इसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये इसका बायोलॉजिकल नाम होता है विटामिन डी का। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो यहां पे बात आती है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी जो उत्पन्न करती है वो कौन सा डिजीज उत्पन्न होता है। वहां पे इस बात को 99 में आपके आंसर जो होने चाहिए मेरे दोस्त, वो आपके कौन से आंसर होने चाहिए, तो कहेंगे वो आपका आंसर जो होगा वो आपका पेलेग्रा होगा। और पेलेग्रा क्या होता है, कहेंगे पेलेग्रा जो होगा या विटामिन B3 की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होगा, तो कहेंगे विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक डिजीज होता है। और हम कहेंगे कि पेलेग्रा का ही दूसरा बायोलॉजिकल नाम जो होता है वह क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नायसिन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो नियासिन कहते हैं। याद रखना मेरे, इसको नायसिन नहीं, इसको हम लोग नियासिन पढ़ते हैं। याद रखना, इसी को हम लोग नियासिन बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैसा भी घुमा करके देगा, आपके आंसर निकल करके आने चाहिए। अब देखिए डर्मेटोसिस जो होता है, तो डर्मेटोसिस ये चर्म से रिलेटेड है। ये चर्म से डर्म लिखा हुआ, इसका मतलब चर्म के बारे में बात हो रहा है, स्किन से रिलेटेड बात हो रहा है। तो कहेंगे डर्मेटोसिस जो डिजीज होता है ये किसकी कमी से होगा, तो कहना या विटामिन B6 की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होगा, तो कहना या विटामिन B6 की कमी से होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, विटामिन B6 की कमी से होगा या विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से क्या होगा, तो कहेंगे यहां पे डर्मेटिस नामक डिजीज हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जो कि आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, इनकी कमी से होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना मेरे दोस्त। कहेंगे 99 का जो आंसर होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया जा रहा था, तो आप यहां पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से टिक आउट करेंगे। प्लेग्रा हमारा विटामिन B3 भी आ गया, लेकिन डर्मेटोसिस जो चर्म रोग होगा, आप यहां पे एक चीज और कह सकते हैं मेरे दोस्त, विटामिन B6 को इसको छोड़ दो, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से हम कहेंगे विटामिन ए की कमी से चर्म रोग हो जाता है। तो ऐसे आप छांटेंगे तो आप क्या आंसर निकल करके बी करेक्ट हो जाएंगे यहां पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगता है यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि 99 नंबर जो क्वेश्चन था ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सेट का। तो मेरे दोस्त थोड़ा फास्ट होइए, क्वेश्चन का एक्युमुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा हो चुका होगा और आपको इस तरह से मेंटेन करना है कि आगे एकदम चलते रहना अपने रिदम में। एग्जाम आज हो कि एक महीने के बाद हो या एग्जाम जब भी हो, आप उसके लिए हमेशा की तरफ प्रिपेयर रहो। और हमें लगता है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक्युमुलेशन एकदम पक्का होगा, क्योंकि हमारे संस्थान से सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है, खास करके रेलवे में। आपको ये तो पता ही होगा मेरे दोस्त। इसीलिए जितने टेस्ट होते हैं उसको एकदम
प्यार से बनाओ और मजे से एक जगह सबको नोच करो और आप ये कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक्यूमुलेशन और भी हो पाए। जितना होगा उतना आप फास्ट होंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो गलती अगर करते हैं तो उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। अगर कभी 10 गलती करते हैं तो आप उसको 5 पे लाइए, अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ाइए। जितना एक्यूरेट आप होंगे उतना ही आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, सक्सेस के पास जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना, अपनी एक्यूरेसी को आप मेंटेन करो। तो चलो आज के लिए इतना ही। सर मॉर्निंग वाली क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज। हम मॉर्निंग वाली क्लास आपका करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी मेरी तबीयत ही उतनी अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए क्लासेस आपकी सुबह वाली क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। क्लास आपका जरूर लेंगे, इसलिए आप उस चीज के लिए बुरा नहीं मानिए, लेकिन आपकी क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग में जो चलती थी सुबह 8 बजे। लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपकी क्लासेस यहां पे सस्पेंड है। चले तो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर मिलेंगे, यानी कि आपका जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा उसमें लोग फिर मिलते हैं, यानी कि मंडे को हम लोग फिर मिलते हैं और मंडे का डिस्कशन आप देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।